हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डॉक्टर अभिनव भारत के द्वारा स्टार्टेड किया हुआ प्रैक्टिस ऑफ मेडिकल प्रैक्टिशनर के रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स के हेल्प से हम बैलेंस शीट एंड इनकम एक्सपेंडिचर बनाना सीखेंगे। इसने अपनी प्रैक्टिस कब स्टार्ट की? 1 अप्रैल 2019 को स्टार्ट की, मतलब ये न्यूली स्टार्टेड है। एंड ही गिव्स यू द रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 का इसने रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स मतलब ईयर एंड में इसने दिया है, आपको प्रोवाइड किया है कि आप अभी प्रिपेयर करो। ठीक है, आप अपने आपको सीए समझ के कर लो, चलो प्रिपेयर। ठीक है, सो और साथ में आपको यहाँ पे एडजस्टमेंट्स दिए हुए हैं। तो यहाँ पे प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट आपको बोला है, बैलेंस शीट बोला है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। ओके, तो यहाँ पे डॉक्टर अभिनव भारत रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। तो 2020 की मार्च की आपको रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स का आपको डिटेल दिया है, अकाउंट दिया है। तो यहाँ पे अभी आप देखिए, यहाँ पे आपको रिसिप्ट्स के अंदर में ये कैश इंट्रोड्यूस दिख रहा है। तो ये यहाँ पे कैश इंट्रोड्यूस्ड वर्ड क्यों यूज किया है पता है? ये इंट्रोड्यूस किया है मतलब ये बिगिनिंग है बिजनेस की, उनके जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की स्टार्टिंग है, बिगिनिंग है। तो ये आपका कैपिटल फंड हुआ। ये क्या हुआ? आपका कैपिटल फंड हुआ। इसको आप है ना बैलेंस शीट के लायबिलिटीज के अंडर में लिखोगे 25,000 को। ठीक है, फिर उसके बाद में नेक्स्ट ये जो विजिट फीस है, तो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। इसको हम कहाँ पे लिखेंगे? इनकम के अंडर में लिखेंगे। रिसिप्ट्स फ्रॉम डिस्पेंसरी को भी इनकम के अंडर में लिखेंगे। सन्ड्री रिसिप्ट्स को भी हम इनकम के अंडर में लिखेंगे। नेक्स्ट हम आते हैं पेमेंट्स के रीडिंग पे। तो ये पेमेंट्स है, ये एक्सपेंडिचर्स के अंडर में आएंगे। ये जो पेमेंट्स के अंडर जितने भी आइटम्स है वो एक्सपेंडिचर्स के एंड एसेट्स के अंडर में आते हैं। फर्स्ट जो आइटम आपको दिए फर्नीचर, तो डॉक्टर के यहाँ पे जो फर्नीचर है वो एसेट्स के अंडर में आएगा, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म के लिए है। इक्विपमेंट्स डॉक्टर को जितने भी इक्विपमेंट्स यूज होते हैं उसमें से जो इक्विपमेंट्स है वो उसके लॉन्ग टर्म यूज के लिए है। तो वो इक्विपमेंट्स जितने भी है डिस्पेंसरी में वो 10,000 के वो आपको एसेट्स के अंडर में दिखाना है। देन ड्रग्स है, तो ये ड्रग्स है मतलब मेडिसिन, यहाँ पे ड्रग्स बोले तो मेडिसिन। ओके, तो ये जो है ड्रग्स का स्टॉक है, ये आपको पेमेंट मतलब आपने कितना स्टॉक खरीदा, तो इसमें शायद क्लोजिंग स्टॉक आपको एडजस्टमेंट में दिया होगा, तो वो भी हमें माइनस करना होगा। और हमको जो करंट ईयर में कंज्यूम्ड हुआ उतना ही इफेक्ट हम है ना एक्सपेंसेस के अंडर में दिखाने वाले हैं। नेक्स्ट सैलरीज, तो सैलरीज इन्होंने जो अपना डिस्पेंसरी में रखा है, जितने भी लोगों को काम करने के लिए उनको जो सैलरीज दिया है, तो ये पेमेंट किया है, तो ये एक्सपेंसेस के अंडर में आएगा। रेंट एक्सपेंसेस के अंडर में आ गया, डिस्पेंसरी का रेंट है। फिर कन्वेंस चार्जेस जो है वो 4,000 के, ये भी एक्सपेंसेस के अंडर में आएंगे। स्टेशनरी एक्सपेंसेस के अंडर में आएगा। इलेक्ट्रिकल चार्जेस एक्सपेंडिचर के अंडर में आएगा। और जर्नल्स भी एक्सपेंडिचर के अंडर में आएगा, क्योंकि रिसिप्ट्स वगैरह बनाने होते हैं, लिखना होता है, तो जर्नल बुक्स है वो सारे एक्सपेंडिचर के अंडर में आएंगे। एंड ड्रॉइंग्स है, ये पर्सनल विड्रॉवल हो गया, तो ये कैपिटल फंड से क्या करना है? माइनस करना है। और ये यहाँ पे जो बैलेंस कैरी डाउन दिया है रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट में, जो है ना क्लोजिंग बैलेंस, जो बैलेंसिंग फिगर बैलेंस कैरी डाउन होता है वो ऑलवेज कैश होता है। कैश नहीं तो कैश एट बैंक होता है। तो यहाँ पे कैश एट बैंक वर्ड तो यूज नहीं किया, इसलिए हम बैलेंस कैरी डाउन को कैश इन हैंड करके हम एसेट्स के अंडर में 2,000 को शो करने वाले हैं। अब हम एडजस्टमेंट्स को देखते हैं, क्या दिया है हमको इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे रिसिप्ट्स इन एरर्स बोला है, मतलब आउटस्टैंडिंग रिसिप्ट्स है, किसमें? विजिट फीस में। तो आउटस्टैंडिंग आपको विजिट फीस में, जो आप इनकम के अंडर में विजिट फीस लिखने वाले वहां पे आउटस्टैंडिंग रिसिप्ट्स आप ऐड करोगे, और इसका दूसरा इफेक्ट आपका एसेट्स के अंडर में आएगा। फिर उसके बाद में यहाँ पे रिसिप्ट्स और डिस्पेंसरी का भी दिया है, तो डिस्पेंसरी के इसमें आप इनकम के अंडर में ऐड करोगे, और सेकेंड इफेक्ट इसका कहाँ पे दिखाओगे? एसेट्स के अंडर में दिखाओगे। देन नेक्स्ट आपको यहाँ पे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस दिया है, तो मतलब रेंट को भी आपको इनर कॉलम में अमाउंट लिखना, रेंट पे आप आउटस्टैंडिंग दिखाओगे। और दूसरा आपको सैलरीज पे आउटस्टैंडिंग दिया है, तो सैलरी पे भी आप ऐड करोगे, आउटस्टैंडिंग दिखाओगे। और उसके बाद में ये जो एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग होते हैं उनका सेकंड इफेक्ट लायबिलिटीज के अंडर में आता है। इसीलिए आउटस्टैंडिंग सैलरी एंड आउटस्टैंडिंग रेंट दोनों का सेकंड इफेक्ट कहाँ आएगा? लायबिलिटीज के अंडर में आप शो करोगे। उसके बाद में यहाँ पे आपको दिया स्टॉक ऑफ ड्रग्स वॉज 1,000 रुपीज, मतलब आपका एट द एंड ऑफ द ईयर है ना स्टॉक बच गया दवाइयों का 1,000 का, तो ये क्लोजिंग स्टॉक ऑफ ड्रग्स है, तो आपको कंज्यूम्ड निकालने में इजी हो जाएगा, राइट? क्योंकि पेमेंट्स के अंडर में यहाँ पे आपको ड्रग्स दिए हैं, ड्रग्स का अमाउंट दिया, तो इसमें से आप माइनस करोगे स्टॉक ऑफ एट द एंड ऑफ द ईयर, मतलब क्लोजिंग स्टॉक ऑफ ड्रग्स करके आप माइनस करोगे, और आप लिखोगे स्टॉक ऑफ ड्रग्स कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द ईयर, तो इसका नेट अमाउंट आपका 6,000 आउटर कॉलम में आएगा। तो इसका इफेक्ट मैं जब भी आपको सॉल्व करके दिखाऊंगी तो और अच्छे से समझ में आ जाने वाला है। देन नेक्स्ट आपको यहाँ पे दिया है डेप्रिसिएशन ऑन डेप्रिसिएट फर्नीचर। फर्नीचर को 8% आपको डेप्रिशिएट करना है, एंड इक्विपमेंट्स को आपको 500 से डेप्रिशिएट करना है। तो ये दोनों का भी इफेक्ट, फर्नीचर के अंडर में 8% आपको कैलकुलेट करना है, और फिर इक्विपमेंट्स में से आपको 500 माइनस करना है। तो ये जो 8% जो भी वैल्यू
आएगी और 500 ये दोनों डेप्रिसिएशन हुआ तो इसका सेकेंड इफेक्ट आपका एक्सपेंडिचर के अंडर में आएगा। ये नॉन कैश एक्सपेंसेस है, फिर भी ये है ना वैल्यू डिक्रीज हो गई है फॉर एसेट्स की, तो इसका इफेक्ट हम दिखाते हैं, तो एक्सपेंडिचर के अंडर में हम उसका इफेक्ट दिखाएंगे। तो इस तरीके से ये सारे इफेक्ट आएंगे। यहाँ पे कन्वेंस चार्जेस को लेके एक स्टेटमेंट ऐड नहीं हुआ है। यहाँ पे जो कन्वेंस है वो 4000 दिया हुआ है। इस 4000 के कन्वेंस में से 40% है ना वो पर्सनल कन्वेंस है, वो पर्सनल है, तो वो स्टेटमेंट यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आपको दिया हुआ नहीं है, तो वो होना चाहिए था। तो वो पर्सनल में से आपको यहाँ पे से कन्वेंस में से आप माइनस करोगे, जो पर्सनल यूज के लिए कन्वेंस हुआ वो माइनस करोगे ड्राइंग्स करके, और इसका सेकंड इफेक्ट आप है ना कैपिटल फंड में से माइनस करोगे एडिशनल ड्राइंग्स करके। तो इस तरीके से 40% का इफेक्ट आना चाहिए जो ड्राइंग्स करके हमें शो करना है। तो सॉल्यूशन कराने के टाइम पे मैं आपको दिखा दूंगी कि इसको ये स्टेटमेंट है नहीं यहाँ पे, लेकिन ये होना चाहिए था, अदरवाइज इसके बिना ना बैलेंस शीट आपकी टैली भी नहीं होती है। तो ये इफेक्ट हमको शो भी करना है, इसका इफेक्ट हमको दिखाना जरूरी है। तो ये हमें एक एक्स्ट्रा, जब आपकी हार्ड कॉपी आ गई अगर उसमें करेक्शन होके आ गया तो वेल एंड गुड, नहीं आया तो एक एक्स्ट्रा स्टेटमेंट आपको ऐड करना है कि कन्वेंस यूज फॉर पर्सनल। ओके, तो पर्सनल 40% कन्वेंस यूज एज अ पर्सनल करके हमको उसको दिखाना पड़ेगा। तो इस तरीके से ये पूरा हम अभी एडिशनल इन्फॉर्मेशन और इसकी हेल्प से, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट की हेल्प से ये हम बैलेंस शीट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट डॉक्टर अभिनव भारत का प्रिपेयर करेंगे। मैंने फॉर्मेट रेडी रखा है, तो वन बाय वन हम पहले रिसिप्ट्स एंड पेमेंट से स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट रिसिप्ट साइड से स्टार्ट करेंगे। तो रिसिप्ट साइड में सबसे पहले टॉप में टू कैश इंट्रोड्यूस दिया। जैसे मैंने आपको बोला कि कैश इंट्रोड्यूस्ड बोला है, बिजनेस स्टार्ट ही, मतलब ये नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न स्टार्ट ही हुई है, तो मतलब ये कैपिटल फंड करके आपको लेना है। तो लायबिलिटीज के अंडर में आप इसको एज अ कैपिटल फंड करके यहाँ पे लिख लोगे, कैपिटल फंड इस तरीके से, और ब्रैकेट में यहाँ पे कैश इंट्रोड्यूस्ड, कैश इंट्रोड्यूस्ड, और इसका अमाउंट इनर कॉलम में लिखोगे, क्योंकि इस पे कोई भी जो सरप्लस डेफिसिट या कोई भी कैपिटलाइज का अमाउंट है तो वो आने वाला ड्राइंग्स का भी इफेक्ट हमको यहाँ पे दिखाना है, तो वो भी हमको शो करना ही है, राइट। तो यहाँ पे इस तरीके से लिख लिया। सेकेंड अमाउंट आपको यहाँ पे है ना टू विजिट फीस बोला है 10,000 का, तो आप वो इनकम है आपकी, क्योंकि डॉक्टर ने कहाँ पे विजिट किया है तो अपना फीस लिया है उन्होंने, तो डॉक्टर की इनकम हुई, राइट। तो उसको आप बाय विजिट फीस करके इनकम के अंडर में लिखोगे, लेकिन इसको इनर कॉलम में लिखोगे। आपको पता है कि इसके ऊपर क्या है, एडजस्टमेंट है। हमने रीड करते टाइम पे ही हमने देखा है कि इसके ऊपर हमारे पास एडजस्टमेंट एंट्री है, तो इसको 10,000 को हम इनर कॉलम में लिख लेंगे। नेक्स्ट हमारे में यहाँ पे तो यहाँ पे एक लाइन लीव कर देते हैं और अंडरलाइन कर देती हूँ मैं, ताकि गड़बड़ नहीं हो। फिर नेक्स्ट है ना टू रिसिप्ट्स फॉर डिस्पेंसरी दिया है, तो इसके ऊपर भी है ना एडजस्टमेंट है। तो यहाँ पे हम बाय रिसिप्ट्स फॉर फ्रॉम डिस्पेंसरी रिसीव हुआ है। डिस्पेंसरी में जो भी ट्रीटमेंट के लिए आए हैं, लोग आए हैं, तो उन्होंने पैसा जो भी दिया है तो वो इनकम हुई डॉक्टर की। तो यहाँ पे रिसिप्ट्स फ्रॉम डिस्पेंसरी और 30,000 को आप इनर कॉलम में ही लिख लोगे, क्योंकि इसके ऊपर आपके पास एडजस्टमेंट है आउटस्टैंडिंग का, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपको सन्ड्री रिसिप्ट्स दिया है, तो उसको आप बाय सन्ड्री रिसिप्ट्स, और इसको आउटर कॉलम में लिख सकते हो, बिकॉज यहाँ पे कोई भी इसके बारे में एडजस्टमेंट नहीं है, तो आप अमाउंट को डायरेक्ट आउटर कॉलम में शो कर सकते हो। तो आउटर कॉलम में 5,000 हम शो कर देंगे इस तरीके से। नेक्स्ट हमारे पास पेमेंट्स के अंडर में अब आएंगे। तो पेमेंट्स के अंडर में सबसे पहले टॉप में फर्नीचर दिया है, तो फर्नीचर को हम एसेट्स के अंडर में लिखेंगे। तो यहाँ पे बाय फर्नीचर मतलब फर्नीचर एसेट्स के अंडर में हम कभी भी है ना बैलेंस शीट में बाय एंड टू यूज़ नहीं करते, क्योंकि ये है ना बाय एंड टू है ना स्टेटमेंट्स में यूज़ नहीं होता है, ये खाली अकाउंट्स के लिए यूज़ होता है, ठीक है। तो इसको विदाउट बाय एंड टू लिखते, कभी भी याद रखो यहाँ पे बैलेंस शीट में बाय एंड टू का यूज़ नहीं होता है। तो यहाँ पे फर्नीचर को आप 8,000 को इनर कॉलम में लिख लोगे। नेक्स्ट इक्विपमेंट दिया, यहाँ पे पता है आपको डेप्रिसिएशन है इसलिए लाइन लीव करो। इक्विपमेंट्स भी है ना इसका डॉक्टर की डिस्पेंसरी का एसेट्स ही है, तो इसको इक्विपमेंट्स को भी इनर कॉलम में लिखोगे, क्योंकि इसके ऊपर भी आपको डेप्रिसिएशन दिया हुआ है। फिर नेक्स्ट आपको ड्रग्स बोला है, तो ड्रग्स को आप है ना एक्सपेंडिचर के अंडर में लिखने वाले हैं, लेकिन यहाँ पे ड्रग्स कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द ईयर, स्टॉक ऑफ ड्रग्स, तो यहाँ पे ऐसे लिखोगे हेडिंग टू स्टॉक कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है, क्योंकि ये हम फाइंड आउट करेंगे। यहाँ से क्लोजिंग वगैरह माइनस करना पड़ेगा, ये तो नया बिजनेस है तो कुछ नया परचेसेस नहीं है, स्टार्टिंग से ही परचेसिंग ही एक तरीके से ड्यूरिंग द ईयर, लेकिन यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक तो है ना वो माइनस करना पड़ेगा हमको, पूरा का पूरा ड्रग्स यूज़ नहीं हुआ है, ठीक है। तो ड्रग्स 7,000 का जो मेडिसिन खरीदा है उसको इनर कॉलम में हमने लिख लिया, और एक लाइन हम क्लोजिंग के लिए लीव कर देते हैं।
फिर नेक्स्ट हमको सैलरीज दिया है, सैलरीज को 2 सैलरीज, और सैलरीज पे भी हमें आउटस्टैंडिंग है, राइट। तो हम उसको क्या करेंगे, इनर कॉलम में हम उसको लिख लेंगे, सैलरीज 12,000। इसके बाद आपको क्या दिया हुआ है, रेंट दिया हुआ है, तो रेंट पे भी हमारे क्या है, एडजस्टमेंट है, तो हम 2 रेंट करके लिखेंगे, और उसका अमाउंट भी हम इनर कॉलम में 6,000 को इनर कॉलम में लिख लेते हैं और एक लाइन लीव कर देते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट आपको दिया है कन्वेंस। मैंने जैसे बोला कि कन्वेंस का यहाँ पे आपको क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है एडजस्टमेंट्स के अंदर, लेकिन यहाँ पे है ना 40% का डोमेस्टिक यूज हुआ है, डोमेस्टिक मतलब पर्सनल, उसके लिए। तो कन्वेंस को भी आप इनर कॉलम में लिखोगे और बाद में इस पर हम 40% का कैलकुलेट करने वाले हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमें दिया स्टेशनरी, तो 2 स्टेशनरी लिखोगे और इसको आउटर कॉलम में दिखा दोगे, बिकॉज यहाँ पे इसके ऊपर कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है। तो 2 स्टेशनरी आउटर कॉलम में 500 रुपीज़ आप शो कर दोगे। फिर नेक्स्ट आपको यहाँ पे दिया इलेक्ट्रिक चार्जेस, उसको भी आउटर कॉलम में आप 2 इलेक्ट्रिक चार्जेस करके इलेक्ट्रिक चार्जेस लिख दोगे 5,000। इस तरीके से आपका ये आ गया। फिर नेक्स्ट आपको यहाँ पे जो दिया है वो जर्नल्स है, तो उसको भी आप आउटर कॉलम में ही दिखा दोगे जर्नल्स को, एक्सपेंसेस के अंडर में 2 जर्नल्स को, यहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्जेस 5,000, बाद में जर्नल्स को आप आउटर कॉलम में 500 दिखा दोगे इस तरीके से। फिर उसके बाद में आपको ड्राइंग्स दिया, तो ड्राइंग्स को आपको क्या करना है, कैपिटल फंड से लेके जाके उसको माइनस करना है, तो यहाँ पे माइनस ड्राइंग्स। यहाँ पे डोमेस्टिक यूज़ वाला भी यहीं पे आने वाला है, 40% कन्वेंस का भी यहीं पे आएगा एडिशनल ड्राइंग्स करके। तो इसके बाद ये सारे रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स हमने कवर अप कर लिए। अभी हम क्या करते हैं, एडजस्टमेंट्स को देखते हैं कि क्या क्या कैसे इफेक्ट है। तो रिसिप्ट्स इन एड्रेस जो दिया है वो आउटस्टैंडिंग विजिट फीस है, तो हम क्या करेंगे, ऐड आउटस्टैंडिंग करके, ऐड आउटस्टैंडिंग विजिट फीस, ठीक है। कितना दिया है 2,000, तो यहाँ पे 2,000 और आउटर कॉलम में 12,000 कर दो अभी। और ये जो 2,000 का इफेक्ट आपको कहाँ दिखाना है, एसेट्स के अंडर में दिखाना है, तो एसेट्स के अंडर में आके आउटस्टैंडिंग विजिट फीस करके आप लिखोगे। इनकम है ना, इसीलिए आउटस्टैंडिंग इनकम होती है, वो हम एसेट्स के अंडर में दिखाते हैं, तो यहाँ पे इसको एसेट्स के अंडर में दिखा। सेम जो फाइनल अकाउंट का, जो पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट, सोल प्रोप्राइटर का फाइनल अकाउंट है, वो ही रूल एप्लीकेबल है, कुछ नया नहीं है इसमें। डिस्पेंसरी में भी हमको क्या करना है, ऐड आउटस्टैंडिंग रिसिप्ट्स, मिलना बाकी है, बकाया है, अभी मिला नहीं है, हाँ, तो ये इनकम है, बाकी है ना। फिर आउटर कॉलम में 30,500 शो कर दो, और 500 का इफेक्ट आप एसेट्स के अंदर में आउटस्टैंडिंग करके आप आउटस्टैंडिंग और डिस्पेंसरी रिसिप्ट्स करके लिख दोगे। डिस्पेंसरी की रिसिप्ट्स है, आउटर कॉलम में 500 रुपीज़ दिखा दोगे। फिर नेक्स्ट आपको दिया आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में रेंट एंड सैलरी, तो यहाँ पे आओगे, रेंट में ऐड करना है आपको आउटस्टैंडिंग रेंट, ऐड आउटस्टैंडिंग रेंट। कितना अमाउंट दिया हुआ है 500, तो 500 को ऐड कर दोगे तो 6,500 आपका यहाँ पे आ जाएगा। और सैलरीज जो आपको दिया है 1,000, वो भी आउटस्टैंडिंग है, तो वो आउटस्टैंडिंग सैलरी दोनों को पहले यहाँ पे लिख लो, फिर नीचे हम लिख लेते हैं बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग सैलरीज 1,000, तो आउटर में 13,000, तो ये 500 और ये 1,000 जो आउटस्टैंडिंग उसको लायबिलिटीज में हमको शो करना। जब भी एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग होते तो अभी 3-4 लाइन छोड़ दोगे, यहाँ पे सरप्लस वगैरह के लिए भी कोई काम में आने वाला, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं आउटस्टैंडिंग सैलरीज जो 1,000 दिया है आउटर में दिखा दो, और आउटस्टैंडिंग रेंट इसको भी आउटर में 500 रुपीज़ दिखा दो इस तरीके से। फिर नेक्स्ट आपको स्टॉक ऑफ ड्रग्स, ये क्लोजिंग स्टॉक है, तो इसका एक तो इफेक्ट एसेट में आ जाएगा, तो यहाँ पे पहले एसेट में लिख लेती हूँ स्टॉक ऑफ ड्रग्स करके। ये एट द एंड ऑफ द ईयर ड्रग्स बच गई, मतलब दवाइयाँ बच गई है, तो ये तो एसेट ही है ना, हाँ, इसके लिए तो डॉक्टर के लिए एसेट्स है, फ्यूचर में यूज़ करेगा इनको, ठीक है यहाँ पे। और यहाँ पे इसको स्टॉक ऑफ ड्रग्स को माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ ड्रग्स, तो ये क्या है, इसके लिए कंज्यूम्ड आ गया, नेट जो उसने करंट ईयर में जितना यूज़ किया, कंज्यूम्ड ड्रग्स है, स्टॉक ऑफ कंज्यूम्ड ड्रग्स, टू स्टॉक कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द ईयर, तो ये ड्यूरिंग द ईयर, ओके। फिर अभी नेक्स्ट जो दिया है वो डेप्रिशिएट फर्नीचर बोला 8%, तो 8% का हमको यहाँ पे माइनस डेप्रिसिएशन
8% कैलकुलेट करने बोला है। तो 8000 पे 8% बोला, तो यहाँ पे देखिए ये कैलकुलेशन 8000 मल्टीप्लाई बाई 8/100 करोगे तो आपको 640 रुपीज़ आएगा। कितना आएगा? 640। प्रीवियस सम में भी यही था हमारे पास, तो कैलकुलेट करने पे 640 आता है। फुल ईयर का है, 640 कैलकुलेट किया और यहाँ पे हम माइनस 640 करेंगे तो आउटर कॉलम में हमको 7360 इस तरीके से हम लिख लेंगे। और ये 640 का इफेक्ट हमको कहाँ पे दिखाना है? ये हमें एक्सपेंसेस के अंडर में टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर करके आप 640 रुपीज़ ऐसे। फिर आपको 500 इक्विपमेंट्स पे भी दिया है, तो यहाँ पे माइनस डेप्रिसिएशन। और यहाँ पे ना आपके सोल्यूशन में है ना, इधर है ना डेप्रिसिएशन ऐसे ब्रैकेट में 5% लिख दिया। 5% वाली कहानी मतलब ठीक है, ये 5% होता है, लेकिन है ना 500 रुपीज़ जब अमाउंट दिया है तो परसेंट का तो कुछ मतलब ही नहीं है, राइट। तो यहाँ पे 9500 आउटर में नेट माइनस करने पे, और यहाँ पे टू डेप्रिसिएशन हम लिख लेते हैं, डेप्रिसिएशन ऑन इक्विपमेंट्स। वैल्यू डिक्रीज हो गई ना, वेयर एंड टेयर यूज़ करने पे जो 500 रुपये। इस तरीके से सारे एडजस्टमेंट और सारे इफेक्ट्स हमने शो कर दिए हैं। लेकिन एक जो यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दिया हुआ नहीं, वो कन्वेंस का जो मैंने कहा कि यहाँ पे मिसिंग है, स्टेटमेंट उन्होंने दिया नहीं है, देना चाहिए था। तो यहाँ पे से हम इसको माइनस करेंगे 40% ऑफ डोमेस्टिक। डोमेस्टिक का मतलब होता है, ये इलस्ट्रेशन में डोमेस्टिक वर्ड दिया है, तो डोमेस्टिक का मैं पर्पसली इसलिए यहाँ पे ये वर्ड यूज़ करूँ। डोमेस्टिक मतलब पर्सनल। पर्सनल हुआ तो मतलब ये ड्राइंग्स हो गया। पर्सनल है बोलते हैं हम, तो ये क्या होता है? ड्राइंग्स होता है हमारा। हमने ड्राइंग्स है ना यूज़ किया है, पर्सनल यूज़ के लिए किया है, तो ये ड्राइंग्स हुआ। तो इसका जब आप कैलकुलेट करोगे, इसको जब आप कैलकुलेट करते हो 4000 का 40%, 4000 को 40%, 40/100 मतलब 40% मतलब, ठीक है। तो इस तरीके से ये ज़ीरो कैंसिल हो गया, और यहाँ पे से ये ज़ीरो और ये ज़ीरो कैंसिल हो गया। अभी 2 ज़ीरो आपके, और 4 4 ज़ा 16। तो इस तरीके से 1600 रुपीज़ ये जो है आपका, ये आपका क्या है? डोमेस्टिक का यूज़ के लिए हुआ है। डोमेस्टिक यूज़ मतलब पर्सनल यूज़। पर्सनल यूज़ बोले तो ड्राइंग्स हो गया। डोमेस्टिक मतलब पर्सनल, पर्सनल मतलब अकाउंटिंग लैंग्वेज में हम यूज़ करते हैं इसको ड्राइंग्स। तो ये क्या हो गया? एडिशनल ड्राइंग्स हो गया। ऑलरेडी एक ड्राइंग्स है इसका, यहाँ पे तो हम माइनस करेंगे। यहाँ से 1600 माइनस करने पे आपका आउटर कॉलम में 2400 जाएगा, ठीक है, 2400 जाएगा। और इसका सेकेंड इफेक्ट आपको यहाँ पे माइनस एडिशनल ड्राइंग करके दिखाना है, एडिशनल ड्राइंग्स। तो 1600 इस तरीके से ये माइनस करेंगे आप। ये सब आप माइनस करेंगे तो आपको फिर 400, ठीक है। और यहाँ पे फिर आपका 10,000, 8400 इस तरीके से 8400 आएगा, क्योंकि 25,000 माइनस 15,000 किया तो 10,000 बच गया। 10,000 माइनस 1,600 किया तो 8,400, ठीक है। अभी देखते हैं कि सरप्लस है कि डेफिसिट है, तो ये हमको क्लोज डाउन करना पड़ेगा पहले। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्लोज करके देखते हैं। तो यहाँ पे जब आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को क्लोज करोगे, आप पेंसिल से पहले कर सकते हो। उससे क्या होगा कि आपका कैंसिलेशन का नहीं होंगे, आपको अवॉइड कर सकते हो आप कैंसिलेशन को। तो यहाँ पे जस्ट आप पहले पेंसिल से लिख लो कि ये टोटल कितना होता है। तो ये 0 0 5 और 5 + 2 7 एंड 3 + 4 47,500। तो 47,500 आपका ये साइड में कौन सा? क्रेडिट साइड में आपका आता है। ये जो आपका साइड है ये क्रेडिट साइड है, इनकम साइड होता है, क्रेडिट साइड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी टोटल करेंगे आप 6,000 + 13,000 19,000, राइट। 19,000 + 6,000 कितना होता है आपका? 25,000 और 500 है तो 25,500। 25,500 + 2,400 करोगे तो आपका 27,900 आया। फिर 500 ऐड करोगे तो 27,900 में 500 आप ऐड करोगे तो 28,400 आएगा। इस तरीके से आप जब इसका टोटल करोगे 400, देन या अगर ऐसे प्रॉब्लम होती है तो इस तरीके से भी हम 0 0 करके भी फटाक से क्विक ऐसे जा सकते हैं। यहाँ पे 4, फिर यहाँ पे 5 + 4 9, 9 + 5
कितना होता है 14, 14 प्लस 5 कितना होता है 19, 19 प्लस 6 कितना होता है 25, 19 प्लस 6 25, 25 प्लस 5 30, कैरी ओवर 3 करोगे, ठीक है, कैरी ओवर 3 करोगे। 3 प्लस 6 9, 9 प्लस 3 12, 12 प्लस 6 18, 18 प्लस 2 20, 20 प्लस 5 25, तो यहाँ पे 25 का 5 कैरी ओवर, फिर 2, 2 प्लस 1 3, यहाँ पे 35,040, तो मतलब ये 47,500 आपका मोर है, ये मोर साइड है, राइट, ये मोर है। तो फिर आपको क्या करना है, आपका क्रेडिट बैलेंस है, क्या है क्रेडिट बैलेंस है, तो 47,500, तो यहाँ पे भी हम क्या लिखेंगे 47,500। फिर आपको बैलेंसिंग निकालने के लिए आप क्या करो, साइड में यहाँ पे पेंसिल से पहले कर लो 35,040, ठीक है, 0, अब ये पॉसिबल नहीं, यहाँ पे 4 किया, ये 10 6 4, ठीक है, फिर 7 माइनस 5 12, 7 माइनस 5 किया तो 2 आया, और यहाँ पे कितना 4 माइनस 3 किया तो 1, तो 12,460 आपका क्या आता है, ये सरप्लस आता है, क्या आता है ये सरप्लस। तो इसको आप क्या करोगे, यहाँ पे ये है ना स्पेस अभी मेरे पास यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे यहीं पे एक्चुअली आना तो यहीं पे चाहिए रहता है। इन सब का मैंने टोटल किया तो मुझे 35,040 मिला, ये जो हमने टोटल किया तो कितना मिला 35,040 मिला। तो ये साइड कम है, डेबिट साइड आपका क्या है कम है, तो आपको डेबिट साइड से माइनस करना है, डेबिट साइड को माइनस करना है, क्रेडिट साइड मोर है इसीलिए क्रेडिट साइड का, तो माइनस करने पे 12,460 आता है। तो ये 12,460 आपका बैलेंसिंग फिगर है, और ये आपका क्या है सरप्लस है, ये क्या है सरप्लस है, तो इसको हम लिखेंगे टू सरप्लस करके। और आपको पता है कि ये सरप्लस हम कहाँ लेके जाते हैं, ये सरप्लस को हम ऐड करते हैं, इसको कहाँ करते हैं हम ऐड करते हैं, तो कहाँ पे ऐड करेंगे इसको हम ऐड करेंगे यहाँ पे ड्राइंग्स सब माइनस करने के बाद कैपिटल फंड में ऐड सरप्लस करोगे 12,460, इन सबको आप जब टोटल करोगे तो 0 6 8 और 20,000, ठीक है, तो 20,860 और ये 1,000 और ये 500, जब इनका टोटल करते हो आपका दोनों साइड सेम आना चाहिए। अगर दोनों साइड आपका सेम आता है तो मतलब आपका ये जो बैलेंस शीट है वो टैली हो गया है, बैलेंस शीट क्या हो गया टैली हो गया है आपका। तो 0 फिर यहाँ पे 6, यहाँ पे 8 प्लस 5 कितना होता है 13, कैरी ओवर 1, 1 प्लस 1 2, ये 2, तो 22,360 आया। फिर दूसरे साइड भी देखो, यहाँ का भी टोटल करो, यहाँ पे भी जब आप टोटल करोगे, अभी पहले ऊपर से कैलकुलेट करेंगे 0 6 3 प्लस 5 8, 8 प्लस 5 13 होता है, राइट, 3 लिखेंगे यहाँ पे, कैरी ओवर 1 करेंगे, 1 प्लस 7 8, 8 प्लस 9 किया तो कितना होता है 17 होता है, 17 प्लस 2 19, 19 प्लस 17 1 प्लस 7 8, 8 प्लस 9 कितना होता है 17, 17 प्लस 2 19, 19 प्लस 1 20। एक कुछ तो अमाउंट कहाँ से मिसिंग है, हमने लिखा नहीं है, 2000 का इफेक्ट, यहाँ पे 2000 का किस चीज़ का इफेक्ट हमारा रह गया, बाकी यहाँ पे जो कैश इन हैंड है वो हमने लिखा नहीं है, कैश इन हैंड हमको लिखना चाहिए था, है ना, इमीडिएट उसका इफेक्ट दिखाया नहीं है इसमें, क्योंकि यहाँ पे जो बैलेंसिंग फिगर था वो कैश इन हैंड करके लिखना था, 2000 वो हमने लिखा नहीं, ये 2000, तो ये हमारा 22। तो इस तरीके से ये जो मिसिंग होते हैं अगर कोई आइटम, तो आपको देखना है रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स के अंडर में देखना है कि कुछ मिस्ड आउट रह गया है क्या, तो आपको तुरंत होना चाहिए कि अरे ये 2000 का अगर हमने लिखा नहीं है मतलब ये कैश इन, ऐसे एरर होते हैं, ये मैंने इसलिए दिखाया कि इस तरीके के एरर आ जाते हैं, हम फाइंड आउट नहीं कर पाते, तो उसको देखना चाहिए कि एसेट्स में कहाँ से आइटम आती है। तो आप क्या करोगे, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स के अंदर जाओगे, वहाँ देखोगे, अगर वहाँ से आपने बैलेंस कैरी डाउन वाला अमाउंट नहीं लिया है तो फिर वो आपको कैश इन हैंड करके उसको लेना है। तो इस तरीके से 2000 का इफेक्ट जब आप दिखा दोगे तो ये आपका टैली होता है, तो यहाँ पे इस तरीके से ये टैली हो जाएगा।
कभी कभी इस तरीके से एक आध आइटम मिस होती है तो फिर वो चेक करनी पड़ती है इमीडिएटली। जो ये कब होता है जनरली, जब आपका कहीं से जैसे रिसिप्शन पेमेंट्स में से यूजुअली जब बैलेंस कैरी डाउन नहीं उठा पाते हैं, वो हम लोग भूल जाते हैं कि ये क्या करना है, इसका क्या करेंगे, ये कैरी डाउन का अमाउंट का क्या करना है। तो आपको याद रखना है कभी भी बैलेंस कैरी डाउन रहेगा वो आपको कैश इन हैंड करके आना चाहिए। कभी कभी वहाँ पे स्पेसिफाइड भी रहता है कि बैलेंस कैरी डाउन कैश इन हैंड कैश एट बैंक, तो 2 अमाउंट दिए रहते हैं, तो फिर वो उस केस में दोनों भी अमाउंट यहाँ आने चाहिए। अगर वो उनमें से कुछ भी नहीं दिया है तो फिर आप है ना कैश इन हैंड करके, वो बैलेंस कैरी डाउन मेंशन नहीं किया कि वो क्या है, बैंक का बैलेंस है या हाथ में पैसा, तो आपको उसको है ना कंसिडर करना है कि वो कैश इन हैंड ही है। तो कैश इन हैंड करके 2000 को फिर आप मतलब जो भी अमाउंट दिया होगा उसको आप इस तरीके से दिखाओगे। ठीक है, सो थैंक यू। और ये वाला सम हमने कर लिया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। आपने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन बटन पे प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे, और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।